राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र की सेवा, मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है कि आरएसएस ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसका बखान, उसका व्याख्यान देश के प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले की प्राचीर से करेंगे। कौन सा देश की आजादी में उन्होंने लड़ाई लड़ी है? कोई एक रत्ती भर भी, एक खून का कतरा भी बताइए कि आरएसएस के लोगों ने कभी देश के लिए खून बहाया, इस देश की आजादी के लिए काम किया। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। और अगर आरएसएस जो है वो अगर और थोड़े समय तक जिंदा रहते तो उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया था। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश में जहर खोलने का काम कर रहा है, आपसी तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। ये एक सांप्रदायिक संगठन है, इस संगठन को तुरंत भंग कर देना चाहिए, इस संगठन को तुरंत बैन कर देना चाहिए। और आरएसएस का जो एक प्रचारक था या आरएसएस का कहें स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता था, वो देश का सबसे पहला उग्रवादी था। उसने निहत्थे एक बुजुर्ग महात्मा गांधी को, जिसने देश की आजादी के लिए काम किया, उसको निहत्थे व्यक्ति को दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी। उसने तो कोई देश में उपलब्धि तो उनके नाम है नहीं, सिवाय एक काम के कि उन्होंने देश का आपसी गंगा जमनी तहजीब को खराब करना है, उन्होंने आपसी सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना है, उन्होंने देश की जो संस्कृति है उसको अपभ्रष्ट करना है, जो देश में जातिवाद है उसको बढ़ाने का काम करना है। संगठन का देश की आजादी में कोई रोल ना रहा हो, जिस संगठन को सरदार पटेल ने बैन किया हो, जिस संगठन का एक ही व्यक्ति, एक ही धर्म, एक ही जाति का व्यक्ति उसका अध्यक्ष बनता हो, जिस संगठन का ना महिला अध्यक्ष बनती हो, जिस संगठन में ना दलित अध्यक्ष बनता हो, जिस संगठन में ना ओबीसी अध्यक्ष बनता हो, जिसने 75-80 साल तक अपने जो मुख्यालय है नागपुर में, उसपे ये तिरंगे झंडे को मान्यता नहीं दी थी और तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे, वो अपना भगवा झंडा फहराते थे। देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, ये केवल विश्वास करते हैं तो मनुवाद में, जातिवाद में, सांप्रदायिकतावाद में विश्वास करते हैं। कि एक संगठन जो देश में रजिस्टर्ड नहीं है, जो इनकम टैक्स नहीं देता, जो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता, जो ये गोपनीय रख रहा है कि हमें किस किसने पैसे दिया, और उस संगठन ने हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली के झंडे वालान में, हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली के झंडे वालान में अपना शानदार 7 स्टार कार्यालय बना दिया है। इस देश में कोई पूछ रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। लगातार मैं आपको तमाम खबरें दिखाता रहता हूँ। आज आज़ादी को 78 साल हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री लाल किले से आरएसएस की तारीफ करते हैं, तमाम चीज़ें आरएसएस को लेकर बोलते हैं। ऐसे में हरनाम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। हरनाम सिंह जी, क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की बात करना? देखिए, ये बहुत दुखदायी है और बहुत ही पीड़ाजनक भी है और बहुत ही शर्मनाक भी है कि एक इलेक्टेड देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से, जहां से हमारे जितने पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कोई ना कोई एक अच्छा संदेश देते हैं, सरकार की उपलब्धियां बताते हैं, देश में किस तरीके की गतिविधि हो रही है उन पर बात करते हैं, या विदेशों की आसपास की क्या रणनीति है, विदेश नीति है, उस पर चर्चा करते हैं, अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। उसी समय देश के प्रधानमंत्री ने अपने अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बखान किया कि उसके 100 साल हो गए हैं। तो मैं प्रधानमंत्री साहब से ये सवाल करना चाहता हूं और पूरी भारतीय जनता पार्टी से भी कि आरएसएस ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उसका बखान, उसका व्याख्यान देश के प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले की प्राचीर से करेंगे। आज जिस संगठन को 100 साल हो गए हैं और वो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ, यानी कि इस देश के संविधान को वो मानता नहीं है। आज कोई छोटी छोटी जो संस्थाएं भी हैं, वो संस्थाएं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं और वो अपना लेखा जोखा देती है, वो बैलेंस शीट बनाती है, ऑडिट रिपोर्ट देती है, अपनी सालाना जो है इनकम टैक्स की रिटर्न भरती है, एफसीआरए में रजिस्टर्ड होती है अगर उसे बाहर से फॉरेन फंडिंग आएगी, या फिर इसके अलावा अगर उसने यहीं पर कुछ लेना है तो वो अलग अलग एक्ट में प्रावधान कर उसको रखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आरएसएस ने इन सब के खिलाफत मुखालफत करते हुए अपने संगठन को ना रजिस्टर्ड किया। और आरएसएस ने और ऐसा कौन सा काम किया है? हाँ, आरएसएस ने एक काम किया है कि आरएसएस ने आज तक 100 साल में बनने के बाद एक भी अपना जो राष्ट्रीय प्रचारक या संघ संचालक जो है, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे कहें, ना तो वो दलित समाज का बनाया है, ना वो ओबीसी का बनाया है, और तो छोड़िए ना वो कभी वैश्य समाज का बना है, कभी एक शायद रज्जू भैया कोई
अपने बने होंगे क्षत्रिय समाज से। बाकी लगभग जितने सर संचालक बने हैं इनके 100 साल में, वो केवल और केवल पुणे नागपुर से आते रहे हैं और एक ही परिवार के हैं, एक ही गोत्र के हैं और वो एक ही कम्युनिटी के, ब्राह्मण कम्युनिटी से आ रहे हैं। ना वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, ना वो देश की 85% आबादी का सम्मान कर रहे हैं। वो कौन सा संगठन चला रहे हैं, कौन से लोग उनके साथ जुड़े हैं, कौन सा देश की आजादी में उन्होंने लड़ाई लड़ी है? कोई एक रत्ती भर भी, एक खून का कतरा भी बताइए कि आरएसएस के लोगों ने कभी देश के लिए खून बहाया, इस देश की आजादी के लिए काम किया हो। और तो और अगर आरएसएस की बात करें तो आरएसएस देश के आजादी के आंदोलन में थोड़ी थी। आरएसएस देश के आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थी। और ऐसे संगठन का देश के प्रधानमंत्री के मुंह से लाल किले से बोलना, ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। तो सर, आजादी के जश्न में आरएसएस का नाम क्यों? क्या स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका पर कोई नैरेटिव गढ़ा जा रहा है इस तरीके से? अब देखिए, तो झूठा खूटा इतिहास बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इनके जो संगठन है वो इस वक्त इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। ये जो इतिहास में नहीं था उसको पकड़ने का काम कर रहे हैं। इनके पास एक भी अपना जो है महापुरुष नहीं है जिसने इस देश की आजादी में काम किया हो। और तो और अब ये दूसरों के जो महापुरुष, यानी कांग्रेस के समय में जो लोग महापुरुष थे, देश के पहले जो गृह मंत्री थे, लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल साहब, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। और अगर आरएसएस जो है वो अगर और थोड़े समय तक जिंदा रहते तो उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया था। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश में जहर खोलने का काम कर रहा है, आपसी तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। ये एक सांप्रदायिक संगठन है, इस संगठन को तुरंत भंग कर देना चाहिए, इस संगठन को तुरंत बैन कर देना चाहिए। और उन्होंने किया भी था। जो देश के पहले गृह मंत्री का इस तरीके का इनके खिलाफ माहौल, इनके खिलाफ इतना वो था, एक तौर तरीका था, तो आप समझ लीजिए इनके संगठन ने आज तक किया क्या? इनके संगठन ने हाँ जरूर एक काम जरूर किया है कि आरएसएस का जो एक प्रचारक था या आरएसएस का कहें स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता था, सक्रिय कार्यकर्ता था, वो देश का सबसे पहला उग्रवादी था। उसने निहत्थे एक बुजुर्ग महात्मा गांधी को, जिसने देश की आजादी के लिए काम किया, उसको निहत्थे व्यक्ति को दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी। तो सबसे पहला अगर देश का कोई आतंकवादी है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे है। जो तारीफें की हैं आरएसएस को लेकर देश के पंत प्रधान ने, तो ऐसे तो तमाम काम और भी लोग कर रहे हैं। मुस्लिम जाति है वो भी सोशल वर्क कर रही है, सिख जो है वो भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन है वो भी कर रहे हैं, तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि देश में तो लोकतंत्र है। देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब भी उसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो स्वाभाविक है वो जिस फैक्ट्री में मजदूर थे वो अपने मालिक का, अपनी कंपनी का बखान तो करेंगे ही ना। आज ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक सिक्के के दो पहलू है, हेड एंड टेल है। यानी कि आरएसएस को इधर से पलटो तो भाजपा, और भाजपा को उधर से पलटो तो वो आरएसएस है। आरएसएस के द्वारा ही जितनी नियुक्तियां होती हैं वो तमाम नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी में उनके कहने से होती है, उनका पूरा कंट्रोल है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर नहीं बन पा रहा भारतीय जनता पार्टी का इतने महीनों से, तो केवल और केवल आरएसएस की पसंद ना होने की वजह से उसको जल्दी से नहीं बन पा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आरएसएस ने तो कोई देश में उपलब्धि तो उनके नाम है नहीं, सिवाय एक काम के कि उन्होंने देश का आपसी गंगा जमनी तहजीब को खराब करना है, उन्होंने आपसी सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना है, उन्होंने देश की जो संस्कृति है उसको अपभ्रष्ट करना है, जो देश में जातिवाद है उसको बढ़ाने का काम करना है। और बार बार आरएसएस के जितने तमाम प्रचारक रहे हैं, नेता रहे हैं, अभी के विशेष रूप से सर संचालक मोहन भागवत ने खुद कई बार ये कहा है कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए या आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो आज ये लोग तो कहीं सही मायनों में देखा जाए तो इस संविधान के विरोधी हैं। तो क्या सर ये जो कदम है जो पंत प्रधान ने लाल किले से बोला है, आरएसएस की तारीफ की है, क्या राजनीति को ध्रुवीकरण की ओर ले जाएगा? ये 100% उन्होंने अपने एक संगठन को और बढ़ावा दिया है। यानी कि आज उन्होंने एंडोर्स किया लाल किले की प्राचीर से कि जो व्यक्ति देश में आपसी गंगा जमनी तहजीब को खराब करेगा, जो व्यक्ति जातिवाद को बढ़ाएगा, जो व्यक्ति भाषा प्रांत के नाम पर, बोली के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं उनको आगे अग्रसर करेगा या उनको तूल देगा, ऐसे संगठनों को हम शाबाशी देकर देश की लाल किले की प्राचीर से उनकी झूठी तारीफ करेंगे और उनको उनकी शाबाशी देंगे कि आप एक देश में जो तनाव पैदा कर रहे हो, आप देश में एक जो आपसी माहौल खराब कर रहे हो, एक सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हो। तो इस तरीके से ये उसको प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूं, बहुत ही घृणित कार्य किया है।
आज अपने इस संगठन का इस तरीके से उन्होंने बखान करना, जिस संगठन का देश की आजादी में कोई रोल ना रहा हो, जिस संगठन को सरदार पटेल ने बैन किया हो, जिस संगठन का एक ही व्यक्ति, एक ही धर्म, एक ही जाति का व्यक्ति उसका अध्यक्ष बनता हो, जिस संगठन का ना महिला अध्यक्ष बनती हो, जिस संगठन में ना दलित अध्यक्ष बनता हो, जिस संगठन में ना ओबीसी अध्यक्ष बनता हो, ऐसे संगठन का बखान करा है। और तो और वो भी ऐसे समय पर करा जब देश का 79th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, और वही 79th इंडिपेंडेंस डे में लाल किले की प्राचीर से उस संगठन का बखान करना जिसने 75-80 साल तक अपने जो मुख्यालय है नागपुर में उस पे ये तिरंगे झंडे को मान्यता नहीं दी थी और तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे, वो अपना भगवा झंडा फहराते थे। आज मजबूरी में जब जो संविधान के रक्षक हैं उन्होंने उनको ट्रॉल किया, उनके खिलाफ बातें की, तब जाके उन्होंने मजबूरी में, आरएसएस ने भी 1-2 साल पहले तिरंगा झंडा फहराना शुरू किया। नहीं तो ये तो लोग तिरंगे में विश्वास नहीं करते थे, देश के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, ये केवल विश्वास करते हैं तो मनुवाद में, जातिवाद में, सांप्रदायिकतावाद में विश्वास करते हैं। तो क्या ये आरएसएस का एजेंडा सेट करने की पूरी तैयारी है सर? 100% उन्होंने इस तरीके के बात आज रखकर, क्योंकि 100वां वर्ष वो मना रहे हैं, तो उनको एक तरीके से एंडोर्स किया। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये अपील करता हूं और देश के सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठा है और उसको खुद सुओ मोटो लेकर आरएसएस जैसे संगठन की जांच के आदेश देने चाहिए 100वें साल में, कि एक संगठन जो देश में रजिस्टर्ड नहीं है, जो इनकम टैक्स नहीं देता, जो किसी प्रकार का टैक्स नहीं देता, जो ये गोपनीय रख रहा है कि हमें किस किसने पैसे दिए, और उस संगठन ने हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली के झंडे वालान में, हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली के झंडे वालान में अपना शानदार 7 स्टार कार्यालय बना दिया है। इस देश में कोई पूछ रहा है ये पैसे कहां से आए, ये पैसे किसने दिए? फॉरेन फंडिंग आई है तो किन 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 असामाजिक लोगों ने इनको पैसे दिए हैं? कौन से देश ने इनकी मदद की है? किस तरीके की विचारधारा के लोग इनको पैसे दे रहे हैं? क्या आज देश में कोई व्यक्ति कहीं से भी पैसे ले सकता है? एक आम आदमी अपने बैंक में अगर आज 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा करे तो उसको पहले फॉर्म भरना पड़ता है, और आज ये संगठन हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली में दफ्तर तैयार कर रहा है और उसका लेखा जोखा ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं है। ना सरकार मांग रही है, ना देश की मीडिया मांग रही है, ना देश की सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। देखिए, इस तरीके से ये मैं समझता हूं कि इस सरकार ने अपने इस संगठन को लीपापोती कर कर, इसको एक नया लिबास उड़ाकर, इसको एक नया ड्रेस देकर, इन्होंने इसको जो इसकी पुराने पाप है उसको धोने का काम मोदी साहब ने आज किया है। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।